डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पाठ से मेरी समझ से। अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे की दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगे। तो हमें क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने हमें तारा का चिन्ह बनाना है। ठीक है, तो प्रश्न दिया गया है, चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था। ये चार इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। या दूसरा ऑप्शन, चेतक शत्रु की सेना को चारों ओर से घेर कर उस पर टूट पड़ता था। तीसरा ऑप्शन है, चेतक हाथियों के दल के समान बादल के रूप में शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था। या चौथा, चेतक नदी के उफान के समान शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था। तो इन चारों में से सही उत्तर हमारा कौन सा है कि चेतक जो है बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था, बिजली की तरह टूट पड़ता था, बिजली बनकर। ठीक है, चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात यानी कि बिजली बनकर टूट पड़ता था। अब अगला प्रश्न है, लेकर सवार उड़ जाता था, इस पंक्ति में सवार शब्द किसके लिए आया है। चेतक के लिए, महाराणा प्रताप के लिए, कवि के लिए या शत्रु के लिए। तो सवार शब्द किसके लिए आया है, महाराणा प्रताप के लिए। अब प्रश्न ख, अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। तो हमें अब इस प्रश्न में बताना है कि हमने ये और ये वाला उत्तर क्यों चुना है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो पहले प्रश्न का उत्तर चुनने का कारण क्या है कि चेतक जो है बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। इस उत्तर का चुनाव इसलिए किया गया है क्योंकि कविता में चेतक की तुलना बादल से की गई है जो शत्रु की सेना पर वज्रपात यानी बिजली की तरह टूट पड़ता है। यह वाक्यांश चेतक की शक्ति और उसकी आक्रमण शैली को दर्शाता है। फिर अगले प्रश्न के उत्तर में हमने सवार शब्द महाराणा प्रताप के लिए प्रयोग किया था। तो ये उत्तर चुनने का कारण क्या है, लेकर सवार उड़ जाता था, पंक्ति में सवार शब्द महाराणा प्रताप के लिए प्रयोग हुआ है क्योंकि कविता में चेतक जो है वो महाराणा प्रताप के घोड़े के रूप में वर्णित है, यानी कि चेतक का वर्णन किसके रूप में किया गया है, महाराणा प्रताप के घोड़े के रूप में। और यह वाक्यांश उनकी फुर्ती और वीरता को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए हमारे दोनों उत्तर क्या है, सही है। अब अगला प्रश्न है, पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में भी लिखिए। ठीक है, तो पंक्ति दी गई है, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है, इस पंक्ति का अर्थ है कि चेतक बिना किसी डर के ढालों के बीच से निकलता हुआ तेजी से तलवारों के बीच दौड़ गया। इसमें चेतक की वीरता और साहस का वर्णन है। फिर अगली पंक्ति है, भाला गिर गया गिरा निशंग है टापों से खन गया अंग। इस पंक्ति का अर्थ है कि चेतक की तेज गति से दौड़ते हुए घोड़े की टापों की आवाज से, यानी कि उसके जो पैरों की यानी टापों की जो आवाज है उससे ऐसा लगा कि जैसे भाले और तलवारें गिर गई हों, दुश्मनों के भाले और तलवारें गिर गई हैं। यह चेतक की अद्वितीय गति और उसकी अद्वितीयता को दर्शाता है। अब अगला प्रश्न है, मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही भावार्थ से मिलाइए, यानी सही अर्थ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो ये दी गई है हमें पंक्तियां और ये है उनका अर्थ यानी भावार्थ। तो पहली पंक्ति है, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि हवा से भी तेज दौड़ने वाला चेतक ऐसी दौड़ लगा रहा था मानो हवा और चेतक में प्रतियोगिता हो रही हो, मुकाबला हो रहा हो। तो पहली पंक्ति का चुनाव मिलान इससे किया जाएगा। फिर अगली पंक्ति है, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। तो इसका अर्थ है शत्रुओं के सिर के ऊपर से होता हुआ एक छोर से दूसरे छोर पर ऐसे दौड़ता जैसे आसमान में दौड़ रहा हो। तो इसका मिलान इससे कर दिया जाएगा। फिर अगली पंक्ति है, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। तो इसका अर्थ है कि चेतक की फुर्ती ऐसी कि लगाम के थोड़ा सा हिलते ही सरपट हवा में उड़ने लगता था। चौथी पंक्ति है, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो इसका अर्थ है कि वह राणा की पूरी निगाह मुड़ने से पहले ही उस ओर मुड़ जाता था, अर्थात वह उनका भाव समझ जाता था। अगली पंक्ति है, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। तो इस ये हो गया इसका मिलान और इसका मिलान होगा इससे, शत्रु की सेना पर भयानक वज्रमय बादल बनकर टूट पड़ता और शत्रुओं का नाश कर देता। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनका मिलान करना है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले का मिलान होगा इससे, दूसरे का इससे, तीसरा चौथी पंक्ति का मिलान होगा इससे और पांचवी पंक्ति का मिलान होगा इससे। ठीक है, इस तरह से भी आप मिलान कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, शीर्षक। यह कविता हल्दी घाटी शीर्षक काव्य कृति का एक अंश है, भाग है। यहाँ इसका शीर्षक चेतक की वीरता दिया गया है। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों।
इस कविता के लिए चेतक की वीरता शीर्षक बहुत ही उपयुक्त है, यानी कि बिल्कुल सही है, क्योंकि यह पूरी कविता चेतक के साहस और वीरता का वर्णन करती है। जो पूरी कविता है उससे हमें क्या पता चलता है, चेतक के साहस और वीरता का। कविता में राणा प्रताप के घोड़े चेतक की बहादुरी, उसकी तेजी और उसकी अद्वितीय युद्ध कौशलता को दर्शाया गया है। अगर फिर भी कोई अन्य शीर्षक देना हो तो हम रणबांकुरे चेतक या चेतक वीरता की मिसाल जैसे शीर्षक भी इस कविता की भावना को व्यक्त कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कविता की रचना। चेतक बन गया निराला था, पड़ गया हवा को पाला था, राणा प्रताप का कोड़ा था या आसमान पर घोड़ा था। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो ये जो रेखांकित शब्द हैं, निराला, पाला, कोड़ा, घोड़ा, ये शब्द बोलने और लिखने में थोड़े मिलते जुलते हैं। इस तरह की तुकांत शैली प्राय कविता में आती है। कि कविता में अधिकतर इन तुकांत शैली वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी कविता अतुकांत भी होती है। इस कविता में आए तुकांत शब्दों की हमें क्या करनी है, सूची बनानी है कि इस कविता में इनके अलावा और भी जो तुकांत वाले शब्द हैं उन्हें हमें लिखना है। तो इस कविता में तुकांत शब्दों की सूची जो है वो इस प्रकार है। ओढ़ मोड़, चालो भालो ढालो करवालो, यहाँ वहां जहां कहाँ, लहर ठहर गहर, निशंग दंग अंग रंग। तो ये सभी शब्द जो हैं तुकांत शैली वाले, ये कविता में से ही लिए गए हैं। अगला प्रश्न, शब्द के भीतर शब्द। यह आसमान का घोड़ा था। आसमान शब्द के भीतर कौन कौन से शब्द छिपे हैं? जो ये शब्द है आसमान, इसके अंदर कौन कौन से शब्द छिपे हैं? जैसे एक बन सकता है आस, ठीक है, दूसरा बन सकता है समान, फिर बन सकता है मान, और अगर हम इस स और म को ले लें तो सम बन जाएगा, आ और न को ले लें तो आन बन जाएगा, और न और स को ले लें तो नस बन जाएगा, आदि। ठीक है, तो अब हमें इसी प्रकार कविता में से कोई 5 शब्द चुनकर उनके भीतर के शब्द हमें खोजने हैं। कविता से लिए गए 5 शब्दों के भीतर छिपे शब्द निम्नलिखित हैं। जैसे समर शब्द कविता से लिया गया है, तो इसके भीतर कौन कौन से शब्द छिपे हैं? एक बन गया सम, एक मर और एक सर, या फिर आप अगर र और स को ले लें तो रस भी बन सकता है। ठीक है, अगला शब्द है चौकड़ी। चौकड़ी में एक तो बन गया चौक, एक बन गया कड़ी, और एक बन गया चो और डी को लेकर चौड़ी। ठीक है, विकराल, विकराल शब्द का एक तो बन गया विकल, वी क और ल को लेके, क और ल को लेंगे तो कल बन जाएगा, क और रा को लेंगे तो करा। ठीक है, बादल शब्द में कौन से शब्द छिपे हैं? एक तो हो गया बाल बाल, एक हो गया बाद बाद, और एक हो गया दल दल। ठीक है, अगला शब्द है सरपट। सरपट में एक हो गया सर, एक हो गया पट, एक हो गया र और ट को लेके रट। अगला प्रश्न, पाठ से आगे आपकी बात। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, हवा से लगाम हिली और घोड़ा भाग चला। कविता को प्रभावशाली बनाने में इस तरह के प्रयोग काम आते हैं। कविता में आए ऐसे प्रयोग खोजकर परस्पर बातचीत करें। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही जो प्रयोग जो है उन्हें खोजना है और परस्पर आपस में बातचीत करनी है। कहीं भी किसी भी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए, इस पर आपस में बात कीजिए। तो इन दोनों ही प्रश्नों को आपको ऐसे स्वयं करना है, आपस में अपने मित्रों के साथ इसमें बातचीत करनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ इस प्रश्न का मतलब अर्थ क्या है। कि जैसे दिया गया है, हवा से लगाम हिली और घोड़ा भाग चला, तो इस प्रकार के जो प्रभावशाली प्रयोग होते हैं वो कविता को जीवंत बनाते हैं, कि उनमें भी जीवन है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न था कि कहीं भी किसी भी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए। चर्चा करते हुए शांति और अहिंसा के महत्व पर बल दिया जा सकता है, कि हमें किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या युद्ध नहीं करना चाहिए, शांति बनाई रखनी चाहिए, क्योंकि युद्ध से सिर्फ विनाश होता है और मानवता को हानि होती है, मानवता की हानि होती है। ठीक है, क्योंकि आज तक कभी भी किसी भी युद्ध से किसी का भी भला नहीं हुआ। युद्ध से क्या होता है, केवल विनाश होता है, और जो मानवता है उसकी भी हानि होती है। कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों पर आपको अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है और बातचीत करनी है। अगला प्रश्न, समानार्थी शब्द। कुछ शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, जैसे हय, अश्व और घोड़ा। तीनों का ही अर्थ क्या है? घोड़ा। ठीक है, यानी घोड़े को हय भी कहा जाता है, अश्व भी कहा जाता है और घोड़ा भी कहा जाता है। इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं, प्रायवाची शब्द। ठीक है, यहाँ पर दिए गए शब्दों से उस शब्द पर घेरा बनाइए जो समानार्थी नहीं है। ठीक है, तो नीचे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, तो इनमें से हमें उस पर घेरा लगाना है जो इसका समानार्थी नहीं है। तो पहले रो में हमें दिया गया है हवा, अनल, पवन, ब्यार। तो हवा, पवन और ब्यार क्या है? वो हवा के ही पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं। केवल अनल जो है वो अलग है, अनल का अर्थ होता है आग। ठीक है, अब अगला देखिए, रण, तुरंग, युद्ध, समर। अब इनमें से रण, युद्ध और समर, इन तीनों का ही अर्थ क्या है? युद्ध से। ठीक है, तीनों का ही अर्थ होता है युद्ध, लेकिन जो तुरंग है उसका अर्थ होता है घोड़ा, तो ये अलग है। तीसरी रो में है आसमान, आकाश, गगन, नभचर। अब आकाश, आसमान और गगन तीनों का ही समान अर्थ है। ठीक है, और नभचर क्या है? वो अलग है। नभचर का अर्थ होता है कि नभ यानी कि आकाश में विचरण करने वाला, चलने वाला। ठीक है, अब अगली रो में हमें दिया गया है नद, नाद, सरिता और तटिनी। तो यहाँ पर
नद, सरिता और तटनी तीनों का ही अर्थ होता है नदी। ठीक है? इनमें नाद क्या है वो अलग है, क्योंकि नाद का अर्थ यहाँ पर होता है, नाद का अर्थ है ध्वनि से। ठीक है? अब अगली रो में हमें दिए गए हैं शब्द करवाल, तलवार, असी और ढाल। तो यहाँ पर करवाल, तलवार और असी तीनों का अर्थ क्या है? समान है, यानी कि तलवार। ठीक है? लेकिन ढाल क्या है? वो इन सबसे अलग है। ढाल का अर्थ होता है जो युद्ध में प्रयोग किए जाने वाला एक तरह का वस्त्र होता है। ठीक है? जिससे हम किसी भी हथियार से बच सकते हैं, उसे कहते हैं ढाल। अब अगला प्रश्न है आज की पहेली, बूझो तो जाने। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, दिन में जगता रात में सोता, यही मेरी पहचान। 3 अक्षर का नाम है, उल्टा सीधा एक समान। चाहे हम उल्टे से शुरू करें उसको, चाहे सीधे से, तो एक समान ही रहेगा। दिन में जगता है, रात में सोता है, यही मेरी पहचान। तो वो क्या है? नयन। ठीक है? अगर आप इसे उल्टा करके देखेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे तब भी नयन बनेगा, यहाँ से पढ़ेंगे तब भी नयन, यानी आंख। अब अगली पहेली है, एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, पकड़ रहा अंबर का छोर। तो एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला, कि बिना पंख के अकेले ही आसमान में उड़ा जा रहा है, बांध गले में लंबी डोर, गले में लंबी डोर है, और पकड़ रहा अंबर का छोर, और आसमान के छोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या है? पतंग। अगली पहेली, रात में हूँ दिन में नहीं, दिए के नीचे हूँ ऊपर नहीं, बोलो बोलो मैं हूँ कौन। अब देखिए, रात में हूँ दिन में नहीं। ठीक है? रात में क्या होता है? अंधेरा होता है, जो दिन में नहीं होता। और दिए के नीचे हूँ ऊपर नहीं। अब दिए के नीचे क्या होगा? अंधेरा होगा। लेकिन जहां पर लो है वहां पर क्या होगा? उजाला। तो ये क्या है? अंधेरा। अब अगली पहेली, मुझ में समाया फल फूल और मिठाई, सबके मुंह में आया पानी मेरे भाई। तो वो क्या है? गुलाब जामुन। अगर देखा जाए तो गुलाब क्या है? एक फूल है, जामुन क्या है? एक फल है, और दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? एक मिठाई बन रहे हैं। ठीक है? तो इसमें क्या क्या समाया हुआ है? फल भी, फूल भी और मिठाई भी, और इसके नाम सुनते ही सबके मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। तो वो है गुलाब जामुन। अगली पहेली, सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं, समुद्र है पर पानी नहीं। अब देखिए, सड़क है पर कोई गाड़ी नहीं है, जंगल है पर कोई पेड़ नहीं है, शहर है पर कोई घर नहीं है, और समुद्र है पर पानी नहीं है। तो ये क्या है? मानचित्र या नक्शा भी कह सकते हैं आप। ठीक है? क्योंकि मानचित्र में आप जब देखेंगे तो वहां पर आपको शहरों के नाम भी दिखाई देंगे, सड़कें भी दिखाई देंगी। ठीक है? समुद्र भी दिखाई देगा, या आप नक्शा भी कह सकते हैं। महाराणा प्रताप कौन थे? उनके बारे में इंटरनेट या पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त करके लिखिए। महाराणा प्रताप जो है वो उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे, और उनका नाम जो है वो इतिहास में वीरता, उनके शौर्य, त्याग, उनके पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए लिया जाता है। ठीक है? और वो अपने इन सभी कार्यों के लिए अमर हैं। तो उनके बारे में आपको और भी जानकारी जो है वो इंटरनेट या पुस्तकालय से एकत्रित करनी है, इकट्ठी करनी है, और उसे अपनी पुस्तिका में लिखना है। अब अगला प्रश्न है, इस कविता में चेतक एक घोड़ा है, पशु पक्षियों पर आधारित 5 रचनाओं को खोजिए और अपनी कक्षा की दीवार पत्रिका पर लगाइए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको पशु पक्षियों पर आधारित 5 रचनाओं को खोजकर लिखना है। तो 5 रचनाएं हैं, सोना जो एक हिरनी पर आधारित है, नीलकंठ, नंबर 3 लिख सकते हैं आप, दो बैलों की कथा, नंबर 4 आप लिख सकते हैं चालाक लोमड़ी। ठीक है? ये सभी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो पशु पक्षियों पर आधारित हैं। इनके अलावा यदि पशु पक्षियों पर आधारित आपको कोई और रचना का नाम भी पता है तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो